ओम्स लॉ से किरचॉफ्स लॉ तक के सारे ट्रिक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनेंगे सुपर क्विक। आज बारी है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करंट इलेक्ट्रिसिटी की। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वन शॉट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। सिर्फ सॉल्व ही नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे ट्रिक्स को समझेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के अप्रोच को समझेंगे। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये सारे क्वेश्चंस ना मैं अकेले सॉल्व बिल्कुल नहीं करूंगी, आप लोग मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को, हर एक स्टेप को सॉल्व करोगे। तो चलो फटाफट से हो जाओ तैयार पेन पेपर के साथ और इस वादे के साथ कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखोगे, क्योंकि वैसे भी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, सिर्फ 9 क्वेश्चंस हैं। तो यार 9 क्वेश्चन एक बार में तो कर ही सकते हो। तो चलो फटाफट से सारे के सारे 9 क्वेश्चंस मेरे साथ साथ इस वीडियो को देखते हुए सॉल्व करो। और जिन भी बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इन सारे क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करने वाले हैं, वो फटाफट से कमेंट में लिखो कि आज करेंगे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद और इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद न्यूमेरिकल्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आना ही है। तो चलो इसी के साथ अब हम लोग शुरू करेंगे इस धमाकेदार वीडियो को। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। और ये रहा हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 3.1। क्वेश्चन बोल रहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट्स। ठीक है, तो कार की जो स्टोरेज बैटरी है उसकी ईएमएफ दी हुई है, यानी कि E की वैल्यू दी हुई है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ohms, यानी कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? तो हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है। अब पहले पूरे लॉजिक के साथ सोचो कि मान लो हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है। अब उस बैटरी की कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, उस बैटरी की कोई ईएमएफ है, मतलब सेल की कोई ईएमएफ है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। अगर वो एक सर्किट में लगा हुआ है जिसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हो, मैं एक इन जनरल सिनेरियो की बात कर रही हूं कि लेट अस सपोज कि आपके पास एक बैटरी है, जो बैटरी लगी हुई है एक एक्सटर्नल रेजिस्टर R से। अब इस बैटरी की ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो अगर हम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल की बात करें तो करंट ड्रॉन हम कैसे निकालते हैं? करंट ड्रॉन क्या होता है? E अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब टोटल रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगी, राइट। मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, राइट। तो इसका मतलब है कि करंट मैक्सिमम कब होगी? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगी। करंट मैक्सिमम कब होगी? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगी, यानी कि E अपॉन R। तो बोलने का मतलब है कि इस बैटरी से जो मैक्सिमम करंट हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम करंट निकाल रहे हैं, यानी कि उस करंट को लेने वाला कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर नहीं है। सिचुएशन यही कह रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? E अपॉन R। अब E की वैल्यू यहां पर दी हुई है 12 वोल्ट, अपॉन R की वैल्यू दी हुई है 0.4। सो 4 3s are 12, ये 0, तो ये हो गया 30 एम्पियर। तो ये हो जाएगा हमारा प्यारा सा आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट था, राइट। तो यहां पर हमारा मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी 30 एम्पियर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप
ले सकते हो। तो चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों को एक चेतावनी देना चाहती हूँ, चेतावनी ही समझ लो इसको, कि भाई हम कर रहे हैं ये फिजिक्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को डाउट आता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं होता है। सबसे पहले मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सिर्फ इस वीडियो को देख करके आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को यूं चुटकियों में सॉल्व करोगे तो आप बिल्कुल गलत हो। न्यूमेरिकल सॉल्विंग चीज ही ऐसी है जिसमें प्रैक्टिस प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल। तो इसीलिए आपको खुद से पेन पेपर में अपने हाथों से लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कभी भी हम मैथ्स या फिर फिजिक्स या फिर कोई भी इस तरह की कैलकुलेशन वाली सब्जेक्ट की बात करते हैं, ऐसे टॉपिक्स की बात करते हैं, तो वहां पर किसी का बोला हुआ सुनना या कोई किसी का वीडियो बनाया हुआ देखना, किताब से पढ़ना, ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना आपका खुद से प्रैक्टिस करना इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए बच्चों, फिजिक्स के लिए अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो रेगुलर बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स खुद से बैठ के सॉल्व करो, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इफ यू वांट टू रियली इंप्रूव योर फिजिक्स न्यूमेरिकल स्किल्स। ठीक है, तो चलो इसी के साथ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट्स, एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम्स। तो यहाँ पर ये हमारी बैटरी है, देखो ये डॉटेड लाइन से मैंने हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है और इस बैटरी की ईएमएफ जो है वो दी हुई है 10 वोल्ट्स। ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। अब देखो ये बैटरी जो है वो एक रेजिस्टर से कनेक्टेड है, तो ये हमारा रेजिस्टर कैपिटल आर है। ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी चीज है ये हमारी बैटरी है। ठीक है, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 0.5 एम्पियर। तो देखो एरो बना हुआ है, सो लेट्स से दिस इज द करंट विच इज 0.5 एम्पियर, ये भी दिया हुआ है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि भाई तुम आर की वैल्यू निकाल दो। निकाल देंगे, उसमें क्या है, एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें ईएमएफ दिया हुआ है, कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर पता है, आई कितना है वो भी पता है। तो इस पूरे सर्किट के लिए बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है दैट इज जितना ईएमएफ है इस बैटरी का डिवाइडेड बाय इस पूरे सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब I की वैल्यू दी हुई है 0.5, E की वैल्यू दी हुई है 10, डिवाइडेड बाय R हमें निकालना है, प्लस स्मॉल r दिया हुआ है 3। तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं R प्लस 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5। तो ये हो जाएगा 5 2 10 0, यानी कि R की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 17 ओम्स। देयरफॉर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज 17 ओम। तो चलो भाई, क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हमने कर लिया है सॉल्व। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट इज क्लोज्ड मतलब सर्किट क्लोज का मतलब है कि सर्किट का हमने स्विच ऑन कर दिया है, तो अब सर्किट क्लोज्ड है मतलब करंट उसके थ्रू फ्लो कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। ये एक नया टर्म आया यहाँ पर और हम हर एक टर्म को समझेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है? पता है? नहीं पता है? नॉट टू वरी, जो पहले ये सीख लेते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज है क्या चीज। टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स। किसके टर्मिनल्स? ऑफ कोर्स बैटरी के टर्मिनल्स, राइट। बैटरी में होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। जब बैटरी एक सर्किट में लगा होता है और करंट डिलीवर कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है यार कि बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस एक वोल्टेज तो होगा ही ना, एंड दैट इज नथिंग बट द टर्मिनल वोल्टेज। अगर हम इस सर्किट को देखें जहां पर एक बैटरी है, एक सर्किट में है और एक
एक्सटर्नल रेजिस्टर आर भी लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस का जो वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर आर। तो ये होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो बच्चों टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, तो चलो अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। अभी अभी मैंने क्या बताया कि टर्मिनल वोल्टेज मतलब बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है। तो लेट्स से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच का जो वोल्टेज है, इनके बीच का वोल्टेज बोल लो या फिर इस रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज बोल लो, बात तो एक ही है। जो बात मैंने अभी अभी बताई थी, है कि नहीं? इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज और इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज तो बराबर ही है, राइट? तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकाल लो, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज को अगर हम V से डिनोट करते हैं तो ये वोल्टेज विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, और वो कितना हो जाएगा? V क्या होता है? I इंटू आर। तो यानी कि I इंटू आर। I की वैल्यू कितनी है? 0.5 एम्पियर। R की वैल्यू भाई अभी अभी तो निकाली थी 17, तो ये हो जाएगी 8.5 वोल्ट। तो ये हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल, ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3.3। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ohms। ठीक है, तो मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो दी हुई है 100 ohms। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ohm। ठीक है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। मतलब बोला गया है कि एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, किसी और टेम्परेचर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और है। ठीक है, गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4। क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, ये किस टॉपिक से लिंक्ड है? बोला गया है एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, किसी और टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी है, तुम्हें वो दूसरा वाला टेम्परेचर बताना है। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस। रेजिस्टेंस किस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस तरीके से टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस बदलता है। ठीक है, तो इसके लिए फटाफट से एक रिकैप देना पड़ेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी को। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी हम नोटिस करते हैं कि हर एक मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होता है, राइट, करंट को अपोज करने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, रेजिस्टिविटी जो होती है, वो टेम्परेचर के साथ साथ बदलती है। एग्जैक्टली इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग अलग मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है वो अलग होता है। मतलब सभी मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ एक जैसे नहीं बदलते हैं। सो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होना इज ट्रू फॉर ऑल द मटेरियल्स, बट किस तरीके से टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बदलती है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। यस, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बदलती कैसे है? तो हमें पता चलेगा इस एक्सप्रेशन से, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पर रो टी जो है दैट इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, किसी भी टेम्परेचर टी पर जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है। रो नॉट है रेजिस्टिविटी की वैल्यू उसी मटेरियल का एट अ रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट। टी नॉट एक ऐसा रेफरेंस टेम्परेचर है जिसके कंपैरिजन में हम टेम्परेचर का बदलाव देख रहे हैं, राइट? जो इनिशियल टेम्परेचर था या जो भी हमारा रेफरेंस था जिसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं कि भाई टेम्परेचर कितना बदला, करेक्ट? सो दैट इज योर रेफरेंस टेम्परेचर, और उस रेफरेंस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है दैट इज रो नॉट। और क्या है इस एक्सप्रेशन में? अल्फा। सो अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये जो अल्फा है, इस अल्फा की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होती है। अब जैसे अल्फा की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होगी तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंस है वो भी तो बदल जाएगा, राइट? किसी मटेरियल के लिए अगर अल्फा की वैल्यू 2 है तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग हो जाएगी। किसी और मटेरियल के लिए हो सकता है अल्फा की वैल्यू 5 है तो एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब इसी वजह से मैंने बोला कि हर एक मटेरियल के लिए जो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है वो अलग अलग होता है, क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। चलो
अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अब हमें पता ही है कि भाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है ना घने दोस्त हैं, है ना। तो रेजिस्टिविटी जब बदलता है तो रेजिस्टेंस भी बदलता है। तो जब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो रेजिस्टेंस के लिए भी हम एक इसी तरह का सिमिलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कि है आर टी, यानी कि रेजिस्टेंट एट सम टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। तो चलो देखते हैं इसका यूज करके कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने क्या देखा कि रेजिस्टिविटी जिस तरीके से टेम्परेचर के साथ बदलती है, ठीक उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ बदलती है। तो हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट सम रेफरेंस टेम्परेचर, लेट्स से आर नॉट कह लो या RT1 कह लो, कुछ भी कह लो, इंटू 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो रेफरेंस टेम्परेचर है वो है ये 27 डिग्री सेल्सियस हमारा रेफरेंस टेम्परेचर है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी है वो दी हुई है, राइट। तो इसका मतलब है कि जो टी नॉट है वो है ये 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टी नॉट पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर नॉट वो है 100 ओम्स। ठीक है, ये जो 117 ओम्स है ये क्या है, ये आर टी की वैल्यू है, और टी की वैल्यू क्या है वो तो अपने को निकालनी है ना। तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। तो यानी कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये अल्फा की वैल्यू है। ठीक है, चीजें बड़ी आसान हो गई। तो मतलब अब इस पूरे इक्वेशन से मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले थोड़ा इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। ये हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी माइनस टी नॉट। तो यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल्फा टी माइनस टी नॉट, इसको मैं इधर ले आई, इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं T माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई एल्फा आर नॉट। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू हमने निकाल ली, उसके बाद भाई टी निकालना कोई मुश्किल बात होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं। तो आर टी की वैल्यू क्या दी हुई है, आर टी की वैल्यू है 117 माइनस आर नॉट की वैल्यू दी हुई है 100 डिवाइडेड बाई अल्फा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू आर नॉट की वैल्यू अगेन है 100। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 2। तो यानी कि ये हो गया 10 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 1000। ये वैल्यू आ गई 1000। सो देयरफॉर ये वैल्यू किसकी आई, टी माइनस टी नॉट। इसका मतलब टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 1000। सो देयरफॉर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 प्लस टी नॉट, राइट। टी नॉट की वैल्यू कितनी है 27। तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 27 दैट इज इक्वल टू 1027 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या इसमें कुछ बहुत मुश्किल था, नॉट रियली, राइट। क्वेश्चन को पढ़ के समझना यह है कि भाई ये किस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है, फिर याद करना है कि वो कॉन्सेप्ट जहां पर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, राइट। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशनशिप यहाँ पर मैंने लिखा है ना, इसको लिखने के कई अलग तरीके हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट इज स्टिल द सेम। बहुत जगह आपको ऐसे मिलेगा R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस एल्फा R2 माइनस मतलब T2 माइनस T1, वो भी एक तरीका है। तो ये जो R नॉट है, R नॉट का मतलब है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट अ रेफरेंस टेम्परेचर T नॉट। तो यहाँ पर रेफरेंस टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला
याद रहे। देखो अब फिजिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और फॉर्मूला भी हैंडी याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला हैंडी याद नहीं रहेगा तो उस समय पे आप उसको डिराइव करते तो नहीं बैठोगे, है ना। तो इसीलिए फॉर्मूला भी हैंडी रहना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ही जो है आप न्यूमेरिकल्स में एकदम बहुत ही कॉन्फिडेंटली न्यूमेरिकल्स को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो भाई इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म, बट अभी और क्वेश्चंस बाकी हैं और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट्स नहीं ले रहे हो, राइट। सो इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो बी एक्सट्रीमली हैप्पी अगर आप में से कुछ बच्चे क्या आप में से सभी बच्चे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो और वीडियो के साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, वो अपनी नोटबुक की फोटो खींच करके हमें ईमेल कर सकते हो। जस्ट इमेजिन हमें कितना अच्छा लगेगा। सो आवर ईमेल आईडी इज hello@learnohub.com। सो hello@learnohub.com पर आप हमें अपने नोटबुक की फोटो खींच करके भेज सकते हो और हमें ये बता सकते हो कि हमारे इस वीडियो को देखते देखते आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व किए हैं। एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू सॉर्ट ऑफ पुट यू ऑन द हॉल ऑफ फेम। हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर या फिर हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर हम आपकी वो फोटो, आपकी कॉपी की वो फोटो भेजेंगे, डालेंगे, ताकि और भी बच्चे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और वो लोग भी वीडियो देखते देखते साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिकॉज बच्चों एक बार फिर से बता रही हूं कि क्वेश्चन सॉल्विंग इज द की। तो चलो भाई देर की इस बात की आगे बढ़ेंगे, देखें कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास्ड through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 to the power minus 7 meter square। ठीक है, इसका मतलब एक वायर है, इस वायर की लेंथ दी हुई है, लेंथ कितनी है 15 मीटर। ठीक है, अब वायर जो होती है वो क्या होती है, यहां पर देखो तुम्हें एक रॉड जैसी दिख रही होगी, बट बेसिकली एक वायर भी तो एक सिलेंडर के फॉर्म में ही होती है ना, बट बहुत पतली होती है। ठीक है, तो इसकी लेंथ दी हुई है 15 मीटर और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका, ये क्या है, ये एक सर्कल ही तो है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो एरिया है दैट इज गिवन एज 6 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ohms। अरे भाई यहाँ वॉट कहां से आ गया, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है कितनी, रेजिस्टेंस है 5 ohm। हमें निकालना है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब इसी टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर में एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसी टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर मतलब ज्यादा कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंस का सीन नहीं है। यहाँ पर आर की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, तुम्हें रो की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या सोचना है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कनेक्ट करता हो। तो आपको याद आएगा कि हाँ बिल्कुल है। हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ठीक है, और इसी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक कांस्टेंट जो कि है रो, और इस रो को हम क्या कहते हैं, दिस रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। राइट, तो आ गया ना हमारा एक एक्सप्रेशन जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को जोड़ रहा है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के हेल्प से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। राइट, रेजिस्टिविटी को इधर ही रख दिया, R के साथ भेज दिया A को और नीचे आ गया L। ठीक है, अब ये सारे वैल्यूज हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 5 ohm, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू है 6 into 10 to the power minus 7, एल की वैल्यू दी हुई है 15। ठीक है, सो 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो ये निकल के आ गया 2 into 10 to the power minus 7। बहुत बार बच्चे जो है यूनिट्स को करते हैं याद, रट लेते हैं कि भाई रेजिस्टिविटी का ये, क्योंकि अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर आपके कट जाएंगे एग्जाम में, है ना। तो यूनिट लिखना जरूरी है, लेकिन यूनिट को रटना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखो बेसिक यूनिट सबको पता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर बाय मीटर क्या बचेगा, मीटर बचेगा, और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, बस सिंपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
तो चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें, मैं फिर से पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया और तीसरा क्वेश्चन को तो ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, सिर्फ ये देख लिया कि भाई स्टार्टिंग मैम ने कैसे किया है, बाकी तो मैं कर लूंगा। राइट, ये कर लूंगा के चक्कर में ही आप फंस जाओगे लास्ट में। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो पूरे वीडियो को खत्म करने के बाद में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ohms एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो भाई यहां पर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ohms एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, एक और टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट? देख के ही पता चल रहा है इसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस था उसी एक्सप्रेशन का यूज करना है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, तो अल्फा की वैल्यू अपने को यहां पर निकालनी है। अभी अभी मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था थोड़ी देर पहले कि रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर T नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो RT R नॉट के फॉर्म में, अगर आप चाहो तो R1 R2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। और जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर R1 की वैल्यू दी हुई है, T1 की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर R2 की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर T2 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो भाई बचा ही क्या, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पर अल्फा का एक्सप्रेशन लिख लो। अल्फा क्या हो जाएगा, R2, ये R1 इधर आ जाएगा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इंटू R1। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम आपने डायरेक्ट लिख दिया, ऐसे ऐसे कमेंट्स बहुत आते हैं कि मैम आपने डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया। ऐसे तो सिंपल मैथमेटिक्स ही है, लेकिन करके दिखा देती हूँ। अब इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 इंटू अल्फा T2 माइनस T1। ऐसा लिख सकते हैं, इसी को ही बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 इंटू अल्फा T2 माइनस T1। यहां तक कोई डाउट नहीं? तो अब अल्फा को क्या लिख सकते हो, अल्फा विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, राइट? इसी को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R1 इंटू अल्फा। और फिर इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और साथ में ये R1 भी तो आ जाएगा, है ना? तो यही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इनमें वैल्यूज पुट करनी है। तो चलो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर R2 माइनस R1, R2 की वैल्यू है 2.7 माइनस R1 की वैल्यू है 2.1 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू है 2.1 इंटू T2 की वैल्यू है 100, T1 की वैल्यू है 27.5। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.00394। अब मत बोलना कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इतना तो आपको अभी 12th में आकर के आता ही होगा, राइट? तो इसको आप कैलकुलेट करो और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्यों रुकी हुई हूँ, क्योंकि हमें कोई यूनिट लिखना है। अब यूनिट, अगेन अल्फा का यूनिट क्या होता है, कैसे पता चलेगा भाई, बताओ कैसे पता चलेगा? मैंने पहले ही बताया था, रटने की जरूरत नहीं। अब देखो ऊपर है R2 माइनस R1, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम। नीचे भी एक रेजिस्टेंस है R1, तो मतलब नीचे भी एक ओम रहेगा, तो ओम ओम कैंसिल हो जाएगा। और नीचे क्या है, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा की। सो दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर। तो चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ हीटिंग एलिमेंट
using a nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere। बहुत ज्यादा समझने की बात है इस एक सेंटेंस में। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, फिर से पढ़ेंगे इसी सेंटेंस को, कि एक हीटिंग एलिमेंट है जो नाइक्रोम का यूज कर रहा है, जिसको हमने 230 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, और ये शुरू कर देता है ड्रॉज एन इनिशियल करंट, मतलब करंट ड्रॉ करना इसने शुरू कर दिया है, यानी कि सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो गया है। तो इनिशियली उसने कितना करंट ड्रॉ किया, 3.2 एम्पियर, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, जो कुछ टाइम के बाद कम होके एक स्टेडी वैल्यू पे आ जा रहा है, एंड दैट स्टेडी वैल्यू इज 2.8 एम्पियर्स। बट यहां पर है सबसे बड़ा सवाल कि ये स्टेडी वैल्यू पे आ क्यों रहा है, उन कुछ सेकंड्स में ऐसा हो क्या रहा है जिसके वजह से करंट की वैल्यू जो है वो 3.2 से 2.8 एम्पियर पे आ रही है। सोचने वाली बात है कि नहीं? तो चलो समझते हैं। अब क्या हुआ कि भाई करंट ने फ्लो करना शुरू किया, ठीक है, हमें क्या पता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो क्या करता है, वो हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज होगा, है कि नहीं? अब भाई रेजिस्टेंस जो है वो तो करंट का दुश्मन है। रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो करंट बेचारे के पास कोई चॉइस नहीं है, करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा। और यही कारण है कि कुछ सेकंड्स के बाद करंट जो है वो डिक्रीज होके एक स्टेडी वैल्यू पे पहुंचती है, जो कि है 2.8 एम्पियर। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर यहां पर दिया हुआ है, हमें बताना है कि वो स्टेडी टेम्परेचर क्या है, यानी कि ये जो रूम टेम्परेचर है, इस रूम टेम्परेचर पे कितना करंट था, 3.2 एम्पियर था। जो स्टेडी टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, उस स्टेडी टेम्परेचर पर जो वैल्यू होगी वो 2.8 एम्पियर थी, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज गिवन, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू दी हुई है। अब ठंडे दिमाग से अप्रोच सोचना है कि यहां पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मेरे को टेम्परेचर निकालना है, यहां पर दो अलग अलग टेम्परेचर की बात हो रही है, रूम टेम्परेचर और स्टेडी टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पता है, दूसरा टेम्परेचर निकालना है, अल्फा की वैल्यू पता है। इतना सोचते ही दिमाग में क्या आता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर उन दोनों टेम्परेचर्स पे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें तो हम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस किस तरीके से टेम्परेचर के साथ बदलता है, राइट। अब यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहां पर हमें स्टेडी टेम्परेचर निकालना है, लेकिन रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, राइट। यानी कि जो T1 की वैल्यू है वो दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। R2 और R1 ये दो बस वैल्यू अगर हम निकाल लें, क्योंकि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू डायरेक्टली तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्या दिया हुआ है, I2 और I1 की वैल्यू दी हुई है। मतलब इस टेम्परेचर पे, स्टेडी टेम्परेचर पे करंट की वैल्यू दी हुई है, फिर रूम टेम्परेचर पे करंट की वैल्यू दी हुई है। अगर करंट दिया हुआ है और अगर वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, कितना वोल्टेज का सप्लाई है वो भी दिया हुआ है, तो क्या रेजिस्टेंस निकालना बहुत मुश्किल है? अरे यार बहुत आसान है, ओम्स लॉ ही तो लगाना है कि नहीं? तो चलो अब हम लोग पहले R2 और R1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो भाई R2 की जो वैल्यू है, मतलब R2 की वैल्यू एट टेम्परेचर T2, ये कितना हो जाएगा, T2 हमारा क्या है, T2 हमारा स्टेडी टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू निकालनी है। स्टेडी टेम्परेचर पर कितनी वैल्यू थी करंट की, 2.8 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू होता है IR, यानी कि R क्या हो जाएगा, V अपॉन I। सो V की वैल्यू है 230 वोल्ट, I करंट की वैल्यू स्टेडी टेम्परेचर पर कितनी है, 2.8 एम्पियर।
तो ये हो गया 82.143 ओम। तो ये जो R2 की वैल्यू है ये कब है? ये है स्टेडी स्टेट में। तो ये है स्टेडी स्टेट की कहानी, ठीक है। अब बात करेंगे रूम टेम्परेचर की। तो रूम टेम्परेचर पे R1 की वैल्यू जब टेम्परेचर T1 है तब कितना हो जाएगा? V की वैल्यू तो अभी भी 230 ही रहेगी, लेकिन करंट की जो वैल्यू है वो क्या थी? इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर। तो ये आ गया 71.875, ठीक है। अब जो है ना, आधी लड़ाई तो हमने जीत ली है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट था। क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है या कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर एक बार को समझ में आ भी जाए तो उनको लगता है कि यार रेजिस्टेंसेस की वैल्यू तो दी हुई नहीं है। बहुत बार बच्चे ऐसी गलती भी करते हैं कि यहाँ पर देख के वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन से टेम्परेचर पे कौन से करंट की वैल्यू है। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि भाई स्टेडी वैल्यू इतना है, इसका मतलब इसी टाइम पर टेम्परेचर भी जो है वो स्टेडी टेम्परेचर है, ताकि आप R1 T1 और R2 T2 की वैल्यूज करेक्टली आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। तो चलो फिलहाल तो हमने R1 R2 निकाल लिया है। अब क्या करेंगे? अब हम इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो वहां पर R2 की वैल्यू हो जाएगी 82.143 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू है 71.875 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। T2 हमें पता नहीं है, माइनस T1 की वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस है नहीं, इसको नॉर्मल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और T2 की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि 82.143 इज इक्वल टू 71.875, इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 71.875 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 T2 माइनस 27, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं T2 माइनस 27 जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू 82.143 माइनस 71.875 डिवाइडेड बाय 71.875 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। तो कुल मिला के इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन ध्यान देना, इस तरह की सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत से बच्चे करते हैं। ये जो आप निकाल रहे हो दैट इज T2 माइनस 27 की वैल्यू, और हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर T2 की वैल्यू हो जाएगी 840.35 प्लस 27। तो फिर हमारा जो T2 का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी 876.35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये नीचे का कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस था, बट एज सच क्वेश्चन का जो अप्रोच है उसका जो ट्रिकी पार्ट था वो यही वाला पार्ट था, जिसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यार R2 और R1 की वैल्यू हम कैसे निकाल लें। तो एक बार आपने वो कर लिया, उसके बाद इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। बट इस सिंपल मैथमेटिक्स में भी बच्चों से बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, क्योंकि आप हड़बड़ा के जब कैलकुलेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी गलतियां हो सकती है। एज अ रिजल्ट आपका जो फाइनल आंसर है वो गलत आ सकता है। इसीलिए थोड़ा केयरफुली, थोड़ा शांत दिमाग के साथ आपको कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन के बाद एक बार आप रिवाइज जरूर करें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। अगर सॉल्व पूरा नहीं कर पाए हो तो पॉज करो वीडियो को, अपना पूरा आंसर को सॉल्व करो एकदम फाइनल आंसर तक, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। इन केस आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी आप ले सकते हो। इसी के साथ तैयार है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एंड इस डायग्राम को देखते ही शायद आप भी समझ गए होंगे कि दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं आपके एग्जाम्स में बहुत कॉमन है, एंड दे आर पॉपुलरली फेमस न्यूमेरिकल्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब कभी भी हम इस तरह के एक सर्किट को देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही, भाई क्वेश्चन ने क्या पूछा है भाड़ में जाए, वो पढ़ने से पहले ही हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है,
है ना? बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस चैप्टर को एक बार पढ़ा है, उसके बाद ही ऑब्वियसली एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने आए हो। कितने लोगों को इस फोटो को देखते ही मन में आया कि चलो व्हीटस्टोन ब्रिज लगाते हैं, है कि नहीं? सही बता रही हूं मैं? ठीक है, तो चलो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यार। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। वैसे पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, राइट? इस नेटवर्क के हर ब्रांच पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, हमें वो निकालना है, ठीक है? एंड एज आई टोल्ड कि इस क्वेश्चन को देखते ही हम अपने आप को रेजिस्ट ही नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि यार ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, तो चलो फटाफट से व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड है भी। वैसे जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं, दिमाग में एक सवाल है कि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहा जाता है? आई एम प्रीटी श्योर इतने यहाँ बैठे अधिकतर बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मन में यही सोच रहे होंगे कि वेरी सिंपल मैम, कोई साइंटिस्ट थे जिनका नाम व्हीटस्टोन रहा होगा, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया होगा। और जैसे ही आप ये जवाब दोगे, मैं बोलूंगी आपका जवाब गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज को जिन्होंने पहली बार इन्वेंट किया था, उनके नाम में व्हीटस्टोन था ही नहीं। जिन्होंने पहली बार इन्वेंट किया था वो थे सैमुअल हंटर। सैमुअल हंटर क्रिस्टी नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार इसको इन्वेंट किया था, लेकिन इसके यूज को पॉपुलराइज किया था सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। सो सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इस व्हीटस्टोन ब्रिज के यूसेज को पॉपुलराइज किया था टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंसेस। अननोन रेजिस्टेंसेस निकालने के लिए इसके यूज को फेमस किया था व्हीटस्टोन ने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो चलो कुछ इंटरेस्टिंग बात भी पता चल गई यहीं पर। तो चलो सबसे पहले एज यूजुअल देखेंगे कि हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर बैलेंस्ड है तो अमेजिंग है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना? सो लेट अस से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं ना हम व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं ये हमें पता चलेगा P/Q और R/S की वैल्यू निकालने से। अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब द ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर ये बैलेंस्ड है तो उससे बेनिफिट क्या होता है? अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है उसका मतलब देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू दिस ब्रिज। ये जो बीच का जो ब्रिज है ना, इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो उस केस में इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा, बिकॉज दीज टू आर इन सीरीज। ये 10 ओम और 5 ओम सीरीज में है, ये 5 ओम और 10 ओम सीरीज में है, और दोनों पैरेलल में है। तो चुटकियों में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये सारी काल्पनिक बातें हो रही है, मतलब ये सब कुछ हम तब करेंगे जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा। पहले देख तो लो बैलेंस्ड है भी कि नहीं। सो P/Q, P की वैल्यू है 10 ओम, Q की वैल्यू है 5 ओम, इधर R की वैल्यू है 5 ओम और S की वैल्यू है 10 ओम। तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है यार, ये 2 है और ये 1/2 है। बराबर कहां से हो जाएगा? तो ये बराबर नहीं है। दैट मीन्स दिस ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड। दुखी हो गए होंगे बहुत से बच्चे, क्योंकि यार शॉर्टकट में टकाटक सॉल्व होने वाला क्वेश्चन जो है अब फालतू में बहुत लंबा टाइम लेने वाला है, लेकिन क्या कर सकते हैं, राइट? तो चलो ये तो पता चल गया कि भाई ये ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर लगाएंगे किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये एक क्लोज्ड लूप है। ठीक है, तो क्लोज्ड लूप में हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे। लेकिन लूप लॉ लगाने से पहले हमें करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को इस डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, सो लेट अस से कि यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी से निकली इधर करंट आई है, ये तो ये टोटल करंट जो निकली है। अब करंट यहाँ पर इस जंक्शन पे पहुंची तो ये 2 रास्तों में बट गई। कैसे बटी? लेट अस से कि इधर चली गई I1 और इधर चली आई I2। ठीक है भाई, अब ये I1 चलते चलते इस जंक्शन पर पहुंची। अब इसको फिर से 2 हिस्सों में बंटना था। सो लेट अस से इधर आ गई I3 और इधर आ गई, आप बोलोगे I4, बट मैं बोलूंगी नहीं यार, इतने सारे वेरिएबल्स नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे I1, I2, I3, I4, I5, I6 ले लेंगे तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे?
राइट इतने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल कैसे पाएंगे, राइट तो इसीलिए हम बहुत सारे वेरिएबल्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई I1 आ रही थी जिसमें से I3 चली गई, तो बची कितनी I1 माइनस I3। तो I1 माइनस I3 इस वाले आर्म से फ्लो करेगी। अब देखो इस I3 के साथ क्या हुआ, I3 यहाँ पर फ्लो की, यहाँ तक पहुंची। अब देखो इधर से पहुंची I3, इधर से पहुंची I2, दोनों मिल करके यहाँ से जाएंगे I2 प्लस I3। तो I2 प्लस I3 यहां पर पहुंचे और इधर से I1 माइनस I3 पहुंचे। ध्यान देना I1 माइनस I3 यहां पहुंचा, इधर से I2 प्लस I3 यहां पहुंचा। दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, इधर से I1 माइनस I3, देखो इधर से I1 माइनस I3 और इधर से प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो I3 यहाँ पर I3 और I3 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि इधर से कितना फ्लो करेगा I1 प्लस I2। और बच्चों बताओ I1 प्लस I2 क्या है, देखो ना यहाँ पे I बटा था I1 और I2 में, यानी कि I1 प्लस I2 इज नथिंग बट I। तो इसका मतलब यहां से I करंट निकला था, घूम फिर के वापस I करंट जो है वो वापस आ गया। ठीक है, तो अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे समझ में आ गया। दिस इज वेरी क्रिटिकल, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इवन बिफोर वी अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये किरचॉफ्स लूप लॉ हमने पढ़ा तो था बट ठीक से याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, चलो फटाफट से देख लेते हैं व्हाट वाज किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप रूल यानी कि किरचॉफ का दूसरा रूल जो कि एप्लीकेबल होता है फॉर क्लोज्ड सर्किट्स। वैसे तो किरचॉफ ने दो रूल दिए थे, पहला रूल जंक्शन रूल, दूसरा रूल लूप रूल। जंक्शन रूल जो था ये ओपन सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल था। जंक्शन रूल होता क्या है ये आप मुझे बताओगे कमेंट्स में। फिलहाल हम बात करेंगे किरचॉफ्स लूप रूल के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो किरचॉफ्स का लूप रूल कहता क्या है, ये यही कहता है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सर्किट हो जिसके अंदर रेजिस्टर्स और सेल्स इन्वॉल्व हो, तो ऐसे एक क्लोज्ड सर्किट के लिए एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। मतलब उस क्लोज्ड लूप के अंदर जितना भी नेट चेंज इन पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये रूल क्यों होता है, दैट इज प्रीटी मच लॉजिकल। रूल होता है इसलिए क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज जो है ये पॉइंट के लोकेशन पर डिपेंड करता है। अभी अभी मैंने बताया कि ये रूल क्लोज्ड लूप के लिए है, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है घूम फिर के हम उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, राइट। तो यानी कि पॉइंट का जो लोकेशन है, स्टार्टिंग लोकेशन घूम फिर के आने के बाद फाइनल लोकेशन सेम है, तो इसीलिए जो नेट चेंज इन पोटेंशियल होगा दैट हैज टू बी 0। और ये रूल भी यही तो कहता है। अच्छा, किरचॉफ्स लूप रूल होता क्या है ये जानना काफी इजी है बिकॉज इट इज बेसिकली ए फैक्ट कि ये होता है ये रूल जो कि मैंने अभी अभी बता दिया। बट इसका ट्रिकीस्ट पार्ट ये है कि इस लूप रूल को हम अप्लाई कैसे करते हैं और उसको हम फटाफट से सीख लेंगे अभी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो चलो अपने पूरे फोकस के साथ समझो कि कैसे हम लोग किरचॉफ्स का लूप रूल लगाते हैं। एंड लेट मी टेल यू दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, ढेर सारे क्वेश्चंस आपके ढेर सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलो अपने पूरे फोकस के साथ तैयार हो जाओ। तो चलो अब इस प्रॉब्लम में हम लोग लगाते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, तो यहां पर देखो हम ना हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं I1, I2, I3। अगर I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल ली तो हमें हर आर्म में, हर ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें पता चल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमें तीन इक्वेशंस बनाने हैं ताकि हम इन तीन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सके। ये तीन इक्वेशन कैसे बनाएंगे, किरचॉफ्स लूप लॉ से। ठीक है, तो तीन क्लोज्ड लूप लेंगे। पहला क्लोज्ड लूप लेंगे, लेट अस से इसका नाम रख देते हैं, लेट अस से दिस इज A, B, C, D, E, F। ठीक है, इसका नेमिंग कर दिया हमने। अब हम सबसे पहले लेंगे इस वाले लूप को A, B, D, A। ये एक क्लोज्ड लूप है, देखो ट्रायंगल के शेप में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कंसिडर किया क्लोज्ड लूप A, B, D, A।
अब बच्चों स्पेशली इस वाली प्रॉब्लम में जब हम ये किरचॉफ्स लूप लॉ लगा के अलग अलग इक्वेशंस लिखेंगे, इसको अगर आप बिना करे सिर्फ देख रहे हो ना, इतना मजा नहीं आएगा ऑनेस्टली, ठीक है। तो खुद से कर करके देखो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है लूप लॉ लगाने का, कि हम अपनी मर्जी से एक डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस क्लोज्ड लूप के अंदर मैंने ये डायरेक्शन एज्यूम किया, आप चाहो तो इसको क्लॉकवाइज ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने ये वाला डायरेक्शन अज्यूम किया। अब क्या होगा, करंट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो अगर हमारे एज्यूम डायरेक्शन की तरफ है तो उसको हम प्लस लेते चलेंगे। फिर से सुनो, अगर करंट फ्लो आई का डायरेक्शन अगर हमारे एज्यूम डायरेक्शन के तरफ है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर उसके ऑपोजिट है तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो अभी किरचॉफ्स लूप लॉ क्या बताता है, बताओ, एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस, वोल्टेज V क्या होता है I इंटू आर, राइट। तो जहां जहां रेजिस्टेंस है वहां वहां हम IR लिखते चलेंगे, और जहां जहां पे EMF है वहां पर तो हम सीधा सीधा वोल्टेज की वैल्यू लिखते चलेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे इस वाली लूप में सिर्फ रेजिस्टेंसेस हैं, एक 10 ओम का, एक 5 ओम का और एक फिर से 5 ओम का, ठीक है। तो सबसे पहला ये 10 ओम वाला रेजिस्टेंस, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1। अब देखो I1 इस डायरेक्शन में है, राइट, और हमारा एज्यूम डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस I1 इंटू 10 ओम्स, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर है 5 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें देखो I3 करंट फ्लो कर रहा है इसके थ्रू, I3 का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और हमारा जो डायरेक्शन है वो भी उसी तरफ है, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा प्लस I3 इंटू R दैट इज 5 ओम। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं इधर। अब देखो हमारा जो एज्यूम डायरेक्शन है वो ऐसे है, यानी कि 5 ओम के तरफ हमारा एज्यूम डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन I2 का डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों क्या है, ऑपोजिट है, यानी कि माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस I2 इंटू R है 5 ओम, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यही तो कहता है लूप रूल। लूप रूल क्या कहता है कि जितने भी अलजेब्रिक सम हैं सारे चेंज इन वोल्टेजेस का वो नेट दैट अलजेब्रिक सम विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो नेट जो है दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख लो तो ये हो जाएगा 10I1 प्लस 5I3 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब I1 पहले लिख लेते हैं, I2 उसके बाद, I3 उसके बाद, 5 को कॉमन भी ले लो, तो 5 कॉमन ले लिया तो इधर 0 है तो गायब हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो एक इक्वेशन हमें मिल गया, ऐसे ही हमें 3 इक्वेशंस निकालने हैं, ठीक है। तो चलो अब कंसिडर करते हैं हम लोग हमारा दूसरा लूप। तो अगला क्लोज्ड लूप हम कौन सा लेंगे, बताओ, अगला क्लोज्ड लूप कौन सा ले, चलो अब ले लेते हैं BCDB, राइट। और इसमें भी लेटर से हमने एक एज्यूम डायरेक्शन मान लिया, ये वाला, कोई सा भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो अब मैंने क्लोज्ड लूप क्या लिया, BCDB, ठीक है। अब बहुत से लोग ना इसको BCD लिख देते हैं, B, C और D अगर लिखा तो क्लोज्ड लूप नहीं हुआ ना। क्लोज्ड लूप मतलब BCDB, वापस स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, तभी तो क्लोज्ड लूप हुआ, ठीक है। तो अब हमने क्लोज्ड लूप BCDB लिया है, यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगाएंगे। अब देखो इसमें एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, इस 5 ओम में देखो I3 का डायरेक्शन ये है, बट हमने डायरेक्शन अज्यूम किया है ये, यानी कि हमारा डायरेक्शन ऐसे जा रहा है बट I3 ऐसे आ रहा है, दोनों ऑपोजिट है, तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस I3 इंटू 5 ओम, ठीक है। फिर ये वाली रेजिस्टेंस देख लो, इसमें करंट जा रहा है I2 माइनस I3 इस तरफ, और हमारा एज्यूम्ड वाला भी इस तरफ ही जा रहा है, देखो ऐसे ही जा रहा है ना, इधर ही जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसीलिए प्लस I1 माइनस I3 इंटू 5 ओम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेते हैं ये वाला 10 ओम वाला। अब 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में देखो I2 प्लस I3 जो है वो इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, लेकिन हमारा एज्यूम डायरेक्शन ऐसे है, तो दोनों उल्टे हैं, तो यानी कि यहां पर भी हो जाएगा माइनस I2 प्लस I3 इंटू
10 ohms एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा -5i3 प्लस 5i1 माइनस 5i3 माइनस 10i2 माइनस 10i3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। i1 को पहले रख लेते हैं, तो हो गया 5i1। उसके बाद i2 लेते हैं, तो यहाँ पर है -10i2। अब लेते हैं i3, -5i3 माइनस 5i3 माइनस 10i3, तो ये हो गया -20i3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी 5 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अभी तक में हमें ये मिल गया है पहला इक्वेशन, ये मिल गया है दूसरा इक्वेशन। अभी तीसरा इक्वेशन निकालना बाकी है। ठीक है, तो तीसरे इक्वेशन के लिए हमें एक और क्लोज्ड लूप कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपने कर लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत मुश्किल है, बट ये चूंकि लेंदी है और इसमें ये साइन कन्वेंशन इन्वॉल्व है, तो गलती होने के चांसेस बहुत हाई हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि इसको आप मेरे साथ साथ करो। ठीक है, तो 2 इक्वेशन हमने निकाल लिए हैं, अब तीसरे इक्वेशन को निकालने की बारी है। ठीक है, तो अगर आपको इसको कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, कॉपी तो क्या ही करोगे, मतलब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तीसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक पहला क्लोज्ड लूप हमने ये वाला ले लिया, दूसरा क्लोज्ड लूप हमने ये वाला ले लिया। अब तीसरा क्लोज्ड लूप कौन सा लेंगे, लेट अस से टेक ये वाला लूप, ये जो नीचे की तरफ है, ये भी तो एक क्लोज्ड लूप है, ए डी सी एफ ई ए, ये भी तो एक क्लोज्ड लूप ही है, राइट। तो चलो फिर, सो तीसरे इक्वेशन के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं क्लोज्ड लूप ए डी सी एफ ई ए। ठीक है, ये क्लोज लूप ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमें अपने मन का एक कन्वेंशन लेना है। लेट अस से हमने ये वाला डायरेक्शन ले लिया, आप ऐसा भी ले सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहाँ क्या क्या है, इस वाले लूप में रेजिस्टेंसेस भी है और इस वाले लूप में हमारा बैटरी भी है। ठीक है, तो सब कुछ कंसिडर करेंगे। तो चलो इस कोने से स्टार्ट करते हैं, ए से। तो यहाँ पर हमारा I2 का डायरेक्शन इधर है, करंट इस तरफ जा रहा है और हमारा डायरेक्शन भी इसी तरफ है, सो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसीलिए ये हो जाएगा प्लस I2 इंटू R की वैल्यू है 5 ohms। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के बाद अगला है ये 10 ओम वाला रेजिस्टेंस। अब इसमें देखो I2 प्लस I3 ऐसे जा रहा है और हमारा भी डायरेक्शन ऐसे ही है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस I2 प्लस I3 इंटू 10। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर पहले सारे रेजिस्टेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि ये पूरा जो है ना घूम फिर के वापस जो है करंट आई आ जाएगा, तो यानी कि इसके थ्रू करंट आई फ्लो करेगा। अब ये करंट आई जो फ्लो इसके थ्रू कर रहा है वो इसी तरफ कर रहा है, देखो ना यहाँ से आई करंट तो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा एज्यूम डायरेक्शन भी इस तरफ ही है, देखो ये यूं यूं यूं, तो 10 ओम से ऐसे ही जाएगा और ये वाला जो करंट आई है वो भी इसी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस आई। अब आई को अब इन्वॉल्व ना करके आई की जगह हम I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 3 इक्वेशंस निकालना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ I1, I2, I3, ताकि उनकी वैल्यूज निकाल सके। तो इसीलिए अब हम I को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, I की जगह हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, क्योंकि I जो है वो I1 प्लस I2 में ही तो बट रहा है यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ से I निकला था और I जो है वो I1 और I2 में बट गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग I की जगह लिख देंगे I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। अब नॉट टू फॉरगेट यहाँ पर ये 10 वोल्ट्स भी है। अब सवाल ये उठता है कि 10 वोल्ट्स को प्लस लेंगे या माइनस। हमेशा याद रखना कि ये जो हमने कन्वेंशन डिसाइड किया है ना, अगर ये कन्वेंशन के हिसाब से
इसके डायरेक्शन के हिसाब से अगर हमारा एरो प्लस की तरफ से निकल रहा है तो आप प्लस लोगे, अगर माइनस की तरफ से निकल रहा है तो माइनस लोगे। अब देखो इस बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है। अब हमारा जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो इस बैटरी से निकल किधर से रहा है, ऐसे करके घूम के, देखो ये यूं घूम के ऐसे निकल रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में निकल रहा है, तो मतलब इसके पॉजिटिव से निकल रहा है, तो इसीलिए यहां पर हम इसको +10 लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5i2 + 10i2 + 10i3 + 10i1 + 10i2 + 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर भी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। i1 को पहले लिख लेते हैं, i1 इज 10i1, फिर i2 लिख लेते हैं, यहां पर 10i2 है, 15i2 हो गया, ये हो गया 25i2, तो +25i2 हो गया। इसके बाद 10i3 + 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां से अगर हम लेट्स से 5 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2i1 + 5i2 + 2i3 + 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इस तरफ सिर्फ i1 i2 i3 ही रखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2i1 + 5i2 + 2i3 इज इक्वल टू -2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। तो बच्चों अब तक में हम लोग क्या कर पाए हैं, अब तक में हम लोग किरचॉफ्स लूप रूल लगा के 3 डिफरेंट इक्वेशंस निकाल पाए हैं इन टर्म्स ऑफ i1 i2 i3। तो अब हमारे पास कुल मिला के क्या मिल गया है, 3 इक्वेशन जिसमें 3 वेरिएबल्स है। अब हमें उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलो बच्चों अब तक में हमने क्या किया है, हमने ये 3 इक्वेशंस निकाल ली है। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें i1 i2 और i3 की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, सो प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन कैलकुलेशन होगी लंबी, तो मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको कैलकुलेट करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन पे फोकस करो। ठीक है, यहाँ पर 2i1 है, नीचे i1 है, हमें कुछ ऐसा करना है ताकि i1 वाले टर्म्स कट जाए, ताकि हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स रह जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं कि सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन को, लेकिन सेकेंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2i1 और 2i1 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो चलो ये रहेगा हमारा पहला स्टेप। ऐसा करने पे क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन रहेगी 2i1 - i2 + i3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 2i1 - 4i2 - 8i3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल हो गया। इधर क्या हो जाएगा 3i2, इधर हो जाएगा +9i3 इज इक्वल टू 0। अगर 3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा i2 + 3i3 इज इक्वल टू 0, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहां से हमने एक इक्वेशन नंबर 4 निकाल लिया। इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, अब हम फोकस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 पे। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, अब हम लोग 2 ऐसी इक्वेशन लाना चाह रहे हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो 2 और 3 पे फोकस करेंगे। यहां भी हमारा वही फोकस रहेगा कि यार i1 वाला टर्म जो है वो कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब 2 इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2i1 - 4i2 - 8i3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 को एज इट इज लिख देंगे। यह है 2i1 + 5i2 + 2i3 इज इक्वल टू -2।
ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -9i2, ये हो जाएगा -10i3 इज इक्वल टू -2। अब पूरे इक्वेशन से माइनस को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9i2 प्लस 10i3 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो अब हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 4 और एक इक्वेशन नंबर 5 आ गया, और इसमें मजेदार बात यह है कि ये जो दो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल्स हैं, i2 और i3। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे सच दैट दोनों में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाए। इसका मतलब 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सच दैट i2 वाला टर्म गायब हो जाए। i2 वाले टर्म को गायब करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से इक्वेशन नंबर 5। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9i2 प्लस 27i3 इज इक्वल टू 0, और इसमें से इक्वेशन नंबर 5 को एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। 9i2 प्लस 10i3 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 17i3 इज इक्वल टू -2। राइट, यहाँ आ गया 17i3 इज इक्वल टू -2, विच मीन्स i3 की वैल्यू कितनी आ गई, -2/17। तो भाई एक i3 की वैल्यू तो आ गई, अब एक की वैल्यू आ गई, बाकी तो चुटकियों में निकल जाएंगी। तो चलो बाकी वैल्यूज यहां निकाल लेंगे। अब i3 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, i2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 से निकाल सकते हैं। राइट, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 हम क्या लिख सकते हैं, i2 इज इक्वल टू -3i3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। तो इस तरीके से i2 की वैल्यू हो जाएगी -3 इंटू -2/17 दैट इज इक्वल टू 6/17। तो i2 की ये वैल्यू निकल जाएगी। तो अभी तक में हमने i3 की वैल्यू निकाल ली, i2 की वैल्यू निकाल ली, दो वैल्यूज निकल चुकी है। अब क्या बची, i1 की वैल्यू बच गई। अब i1 हम इसमें से किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स से अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो निकालते हैं। तो छोटे छोटे खोपचे में हम एक एक वैल्यूज निकालते चलेंगे बिकॉज इसकी कैलकुलेशन काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम क्या लिख सकते हैं, i1 क्या है, i1 इज इक्वल टू 2i2 प्लस 4i3। ठीक है, सो 2 इंटू i2 की वैल्यू कितनी है, 6/17 प्लस 4 इंटू i3 की वैल्यू है -2/17। तो इसका मतलब ये हो गया 12 - 8/17 दैट इज इक्वल टू 4/17। इसका मतलब i1 की वैल्यू आ गई 4/17। तो i1 की ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो अब इस तरीके से इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके बच्चों हमने i1, i2 और i3 ये तीनों वैल्यूज निकाल ली हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो ही गया है, बट सिर्फ फाइनल आंसर को प्रेजेंट करना बाकी है। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी अपना जोश बनाए रखे हो और पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो मेरे साथ साथ। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं किस तरीके से हम फाइनल आंसर को प्रेजेंट करेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम लोगों ने i1, i2 और i3 की वैल्यूज तो निकाल ली। अब हमें क्या देखना है कि इस पूरे नेटवर्क के हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये है ए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ए बी। सो ए बी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, ए बी ब्रांच में जा रहा है i1 करंट। i1 की वैल्यू कितनी है, 4/17 एम्पियर। फिर चलते हैं BC। सो BC ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, i1 - i3।
I1 की वैल्यू है 4/17 माइनस I3 की वैल्यू है -2/17, तो ये हो गया 6/17 एम्पियर। फिर चलते हैं CD ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 प्लस I3 इतना करंट फ्लो कर रहा है। I2 की वैल्यू है 6/17, I3 की वैल्यू है -2/17, सो दिस इज इक्वल टू 4/17 एम्पियर। फिर चले जाते हैं DA, तो DA में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब जैसे अगर मैं DA लिखूं तो देखो करंट की जो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आएगी वो इसके डायरेक्शन के हिसाब से आ रही है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं DA की बात कर रही हूं, सो DA में कितना करंट फ्लो कर रहा है, हमें दिख रहा है DA में I2 करंट फ्लो कर रहा है। अब I2 की वैल्यू यहां पर देखो, इट इज 6/17 एम्पियर। ठीक है, अब अगर ऐसे बोलूं कि DA में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर 6/17 है तो AD में कितना करंट फ्लो करेगा, -6/17, उस तरीके से हो जाएगा। अब उसी तरीके से BD में कितना करंट फ्लो कर रहा है, BD में अगर हम देखें तो I3 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो B3 में I3 कितना, BD में हो गया I3 दैट इज -2/17 एम्पियर। ठीक है, अब यही BD में -2/17 हो गया, DB की बात करेंगे मतलब उल्टे डायरेक्शन में तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो आई गेस फाइनली हम इस लंबे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। तो इसीलिए अब आप समझ रहे होंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड निकल आता है तो उसकी खुशी ही अलग होती है, क्योंकि हम इस पूरे लंबे कैलकुलेशन से बच जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा ये जो बीच वाला जो ब्रिज है ना, ये मतलब नल हो जाता है बिकॉज उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम चुटकियों में निकाल लेते हैं और करंट फ्लो वगैरह सब हम फटाफट निकाल लेते हैं। ठीक है, बट नेवर माइंड, अब हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, किरचॉफ्स लूप रूल को भी लगाना सीखा है। सो आई होप दैट दिस one question would have been equivalent to solving 3-4 questions, क्योंकि इसमें किरचॉफ्स लूप रूल के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। हमने ये देखा ही कैसे हम अलग अलग वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं, कैसे हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो काफी सारी चीजें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सीख ली है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सिर्फ इस वीडियो को देखा नहीं होगा, इस क्वेश्चन को मेरे संग सॉल्व भी किया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन कह रहा है अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohms is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohms। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये, यहां पर चार्जिंग हो रही है, तो एक स्टोरेज बैटरी है। सो लेट अस से कि ये हमारी स्टोरेज बैटरी है। स्टोरेज बैटरी का जो EMF है वो है 8 वोल्ट, इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 0.5 ohms। ये कनेक्टेड है एक DC वोल्टेज से विच इज 120 वोल्ट, जो कि यहां पर हमें दिख रहा है। ठीक है, और इसकी क्या हो रही है, यहां पर इसकी हो रही है चार्जिंग। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टर भी लगा हुआ है जो कि है 15.5 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारी सिचुएशन है। ठीक है, अब चार्जिंग के दौरान होता क्या है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेल के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होता है, सो बेसिकली चार्जिंग के दौरान जो है ये सेल में करंट एंटर कर रहा होता है। वैसे मैं इतनी बातें क्यों बता रही हूँ, तो चलो फटाफट से ले लेते हैं एक रीकैप ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स, बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई सेल चार्ज हो रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है, उस सेल को हम किसी बड़े सोर्स बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि उस सेल के अंदर करंट जाता रहे और वो चार्ज अप हो जाए। जब पूरी तरह से चार्ज अप हो जाएगा और फिर जब आप उस सेल को यूज कर रहे होगे तब वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक हमारे मोबाइल फोन की तरह, पहले हम उसको चार्जिंग करते हैं उसकी, जब वो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है फिर हम उस पे फोन करते रहते हैं, उस पे सोशल मीडिया देखते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। राइट, सो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब एक सेल की चार्जिंग हो रही होती है तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा सोर्स बैटरी है, बहुत बड़ा सा सोर्स बैटरी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है,
ताकि करंट जो है हमारे इस सेल के अंदर एंटर करे, पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू करंट एंटर करे। ये है चार्जिंग। दूसरी तरफ जब हम डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं, उस दौरान क्या होता है कि अब हम सेल को यूज कर रहे हैं, एक सर्किट पे लगा दिया सेल को, अब इसमें से करंट ड्रॉ हो रहा है, तो इस दौरान देखो करंट जो है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा होता है, राइट। तो ये डिफरेंस है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। चार्जिंग के दौरान जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। ई क्या है, इस सेल का EMF, आई क्या है जो करंट इसमें घुस रहा है, और आर क्या है इसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस दौरान चूंकि करंट इसमें घुस रहा है तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स दैट इज V, वो क्या हो जाएगा, इसका EMF के साथ और जो ऐड हो रहा है I इंटू आर, क्योंकि यहां पर करंट जो है इसके अंदर घुसता चला जा रहा है। दूसरी तरफ जब हम डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस दौरान जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। ये याद रखना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन कौन सी सिचुएशन में होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो चलो अब करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व। तो आई थिंक इस रिकैप के बाद आपको ये समझ में आ ही गया है कि भाई यहाँ पर चूंकि चार्जिंग हो रही है तो इसका मतलब करंट जो है इस बैटरी के अंदर घुस रहा है, करंट इज एंटरिंग इनटू द बैटरी, ये बात हमें समझ में आ गई। साथ ही साथ चूंकि इस बैटरी की चार्जिंग हो रही है तो इस बैटरी के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, राइट, जहां पर ये क्या है, ये E है EMF ऑफ द सेल। ये जो E है दिस E इज EMF ऑफ द सेल, R जो है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहां पर इस E की वैल्यू दी हुई है 8 वोल्ट। ठीक है, R की वैल्यू दी हुई है 0.5 ओम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, यानी कि हमें V की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमें क्या मिसिंग है, इस एक्सप्रेशन में मिसिंग क्या है यार, इसमें मिसिंग है I, यानी कि इस बैटरी के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो I हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो हमारा स्टेप नंबर 1 होगा टू कैलकुलेट I, यानी कि इस सर्किट में ये जो करंट है, इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो करंट कितना है। ठीक है, अब ओवरऑल इस पूरे सर्किट में अगर मुझे करंट निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे करंट, बताओगे आप, मुझे बताओगे। ओवरऑल इस पूरे सर्किट में जितना करंट फ्लो कर रहा है वो करंट कितना हो जाएगा, वो करंट हो जाएगा जो नेट EMF है इस पूरे सर्किट में, जो नेट EMF है डिवाइडेड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस है। यार ओम्स लॉ यही तो कहता है V इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो नेट जितना EMF है डिवाइडेड बाय नेट जितना रेजिस्टेंस है। नेट रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब यहां पर नेट EMF कितना है, अब देखो ये जो सेल है इसकी EMF है 8 वोल्ट, बट इसका जो EMF है ये है 120 वोल्ट। अब ये 120 वोल्ट का पॉजिटिव जो है इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, राइट। सो बेसिकली यहीं से निकल करके करंट इसमें आ रहा है। सो जो नेट EMF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट, ये हो जाएगा नेट EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल R की वैल्यू है 15.5, स्मॉल r की वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो ये हो गया 112 डिवाइडेड बाय 16। तो यहां से हमें करंट की वैल्यू मिल गई 7 एम्पियर, यानी कि ये जो करंट आ रहा है ना जो इस बैटरी में घुस रहा है दैट इज 7 एम्पियर। ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब हम आराम से टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं जो सवाल में पूछा गया है। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं V इज इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाएगा। ठीक है, E की वैल्यू कितनी है, ये EMF की वैल्यू है 8 वोल्ट प्लस I की वैल्यू हमने निकाली है 7 और R स्मॉल जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 0.5। तो इस तरीके से जो टर्मिनल वोल्टेज होगा बैटरी का वो हो जाएगा 11.5 वोल्ट्स, राइट। सो आई गेस अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसको हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने टर्मिनल वोल्टेज निकाल लिया, बट क्वेश्चन का एक पार्ट और है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट में ये जो सीरीज का रेजिस्टर हमने रखा है, इस रेजिस्टर को हमने क्यों रखा है, रेजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना, यानी कि करंट को हद से ज्यादा ना बढ़ने देना।
राइट और उसी पर्पस की वजह से हमने रेजिस्टर को यहाँ रखा है। अगर हम इसको ना रखें तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारी जो बैटरी है ना, इस बैटरी के अंदर करंट घुसता चला जा रहा है, राइट। अगर यहाँ पर एक हाई रेजिस्टर नहीं रखा तो क्या होगा, करंट में बिकम सो हाई, जिससे जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हमारे जो अप्लायंसेस हैं, दे मे गेट डैमेज्ड ओवर हीटिंग के वजह से, ओवर हाई करंट की वजह से। तो उसको लिमिट में रखने के लिए ही इस सर्किट में एक सीरीज रेजिस्टर रखा जाता है, ठीक है। सो आई होप दिस मेड सेंस एंड आई ऑल्सो होप कि आपको ये क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आया होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ सॉल्व किया होगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर डेंसिटी of free electrons in a copper conductor estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube। यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 8.5 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब, ये क्या है, ये है नंबर डेंसिटी, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी जिसे हम नॉर्मली स्मॉल n से डिनोट करते हैं, दैट इज गिवन एज 8.5 इंटू 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब इनवर्स। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट यानी कि इसको आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये नंबर डेंसिटी यहाँ पर दी हुई है। और क्या है, हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ अ वायर दैट इज 3 मीटर लॉन्ग। अगर हमारे पास एक कॉपर वायर है 3 मीटर लॉन्ग, तो इसके एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, राइट। अब देखो इतनी लेंथ कवर करनी है इलेक्ट्रॉन को, डिपेंड करता है वो कितनी वेलोसिटी से करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, वो काफी छोटी होती है। इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो काफी छोटी होती है, छोटी वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को जाने में। अच्छा, हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रिफ्ट करेगा, दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है, कितना डिस्टेंस, जितना इस ट्यूब की लेंथ है, राइट। सो लेंथ ऑफ द ट्यूब पर यूनिट टाइम, तो यानी कि टाइम टेकन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्यूब डिवाइडेड बाय वीडी, राइट। और इस क्वेश्चन में हमसे यही टाइम टेकन पूछा गया है, यही जो टी की जो वैल्यू है ना, यही हमसे पूछा गया है। एल की जो वैल्यू है वो तो हमें दी हुई है, क्योंकि ये जो 3 मीटर है दिस इज द एल। तो हमें निकालना क्या है, वीडी की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें निकालनी है। ये रिलेशन हमने पढ़ा था। अब आप बोलोगे कि मैम कभी तो आप कहते हो कि तुम रटो मत, कभी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हो, मेरे को नहीं समझ में आया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ पढ़ा। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो इस कंडक्टर में करंट कितना होगा, वो करंट को हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो मैं बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हालांकि इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है फिंगर टिप पे, एग्जामिनेशन हॉल में डिराइव करते तो नहीं बैठोगे, है ना। तो अब देखो हमें क्या पता है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो पढ़ा ही है, राइट। चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दिस डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहूं, अभी बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है, नंबर डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या लिख सकती हूं, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकती हूँ, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकती हूँ, वॉल्यूम को मैं लिख सकती हूँ लेंथ इंटू एरिया इंटू ई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या आ गया, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो लेंथ अपॉन टाइम की जगह मैं लिख सकती हूँ n इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ए इंटू ई। क्या ये सेम फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला ही तो है।
तो मैंने आपको बेसिकली डिराइव करा दिया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। सो करंट जो है दैट इज इक्वल टू NEAVD, जहां पर N जो है दैट इज नंबर डेंसिटी, ठीक है। सो देयरफॉर यहां से हम कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू I अपॉन NEA, ठीक है। अब देखो इसमें से हमको क्या क्या वैल्यूज पता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, राइट, एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू है 3 एम्पियर, नंबर डेंसिटी की वैल्यू है 8.5 × 10⁻28। E चार्ज ऑन इन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू है 2 × 10⁻6, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके हमें VD की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे। टाइम टेकन कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो कि है 3 मीटर डिवाइडेड बाय 1.1 × 10⁻⁻4। तो ये आंसर हमारा सेकंड्स में आया है। अगर आपको आंसर मिनट्स में चाहिए या आवर्स में चाहिए तो आप निकाल सकते हो, उतना तो कर ही लोगे। 1 आवर इज 60 मिनट्स एंड 1 आवर इज 60 × 60 सेकेंड्स, राइट। तो उस हिसाब से आप इसको मिनट्स में या आवर्स में या जिस भी यूनिट में चाहिए आप निकाल लो। सो दिस इज योर आंसर। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन समझ में आ गया हो और आपने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ वहां पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक। मैं दिल से उम्मीद कर रही हूं कि आप लोगों ने ये सारे के सारे 9 क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व किए होंगे और आपके कॉन्सेप्ट जरूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अगर ऐसा हुआ है तो हमेशा की तरफ फटाफट से कॉमेंट में लिख के बताओ कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और बच्चों मैंने एक बात ठान ली है, डिसाइड कर लिया है कि अब जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं फिजिक्स के, क्लास 12th फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि इस बार मैंने क्लास 12th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थोड़ी लेट से शुरू की थी तो काफ़ी बच्चों को शिकायत थी इस बात की कि मैम आप 11th का बना रहे हो 12th का नहीं बना रहे हो, ये क्या बात हुई। मुझे पता है कि 12th के बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसीलिए स्कूल में भी आपका सिलेबस काफ़ी तेज़ी से ख़त्म कराया जाता है। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि फटाफट से, बिल्कुल फटाफट से हम लोग 12th फिजिक्स की पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज खत्म कर डालेंगे। 1 से 1.5 महीने के अंदर हम पूरी की पूरी क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज ही खत्म कर डालेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहो मेरे साथ, सपोर्ट करते रहो हमारे कंटेंट को। अगर आपको पसंद आ रहे हैं ये वीडियोस, इनको शेयर करो, अपने दोस्तों को हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाते रहें हमेशा, ठीक है। बाकी आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करो कमेंट्स में, हम आपका कमेंट्स पढ़ते हैं एंड योर फीडबैक इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट टू अस। और क्या बताऊँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगर कुछ भी आपके पास रेफरेंस बुक है, कोई सी भी बुक है, उससे करंट इलेक्ट्रिसिटी के और भी क्वेश्चन सॉल्व करो। कहीं पर भी डाउट आए तो बिंदास आप पूछ सकते हो learnohub.com या फिर हमारे ऐप के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में आप अपना डाउट डाल सकते हो। 1 दिन के अंदर हम आपके डाउट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे जल्दी ही चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स absolutely free of cost. LearnoHub क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है LearnoHub नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और you can ask all your doubts absolutely for free at Ask Questions section of LearnoHub. हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है LearnoHub स्वयं at a very affordable price. LearnoHub फ्री है पर बेस्ट है।